कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम MCQs लेके चल रहे थे अपने केमिस्ट्री वाले चैप्टर की। ओके, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान के जो आपके जितने भी अध्याय आते हैं उनके हम क्या ले रहे थे, बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, तो आज लास्ट सेशन में हमने 4th चैप्टर के MCQs देखे थे। आज के सेशन में हम चैप्टर 5th जो कि क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, कोयला और पेट्रोलियम जिसमें हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे और इसी के हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। ओके, आपका कोई प्रश्न होगा, कोई डाउट होगा आपके मन में तो वो आप लोग पूछ लेंगे। आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। मिनरल्स आर, खनिज क्या है? ठीक है, तो खनिज कहाँ मिलते हैं आपको? खनिज मिलते हैं आपको भूपर्पटी पे। ठीक है, मिनरल किसको कहा जाता है? खनिज को कहा जाता है। ओके, और खनिज कहाँ मिल रहे हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे मिल रहे हैं। ठीक है, और खनिज भी हमारे क्या है, रिसोर्सेज, संसाधनों में आते हैं। और कैसे संसाधन होते हैं ये हमें बताना है। ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं आपके पास, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन है, या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज तो ये होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे से क्योंकि बताया गया है तो किस प्रकार के ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो ये आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या कहता था? पहले नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स क्या होता है? कोई भी चीज जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, यानी जिसे हम किसी भी प्रकार से काम में ला रहे हैं उसको क्या कहा जाता है आपका? उसको आपका रिसोर्स कहा जाता है, यानी कि संसाधन। ठीक है, और संसाधनों को फिर हमने दो प्रकार से बांटा, एक प्राकृतिक संसाधन, एक आपका मैन मेड संसाधन जो होते हैं, मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से हमें स्वतः मिल रहे हैं, जैसे कि हमें किसकी जरूरत है? हमें सांस लेने की आवश्यकता है तो हमें हवा से ऑक्सीजन मिल रही है। अगर हमें खाना खाना है तो खाना, भोजन में हम अगर फ्रूट्स ले रहे हैं तो फ्रूट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं। क्लियर है? अगर हमें आग जलानी है उसके लिए लकड़ी चाहिए तो लकड़ी हमें कहाँ से मिल रही है? एनवायरनमेंट से मिल रही है। ओके, अगर हम LPG की बात करें, जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, तो LPG हमें कहाँ से मिल रही है? नेचर से प्राप्त हो रही है। तो वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज क्या होंगे? जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु का निर्माण करते हैं वो संसाधन बन जाता है। ठीक है, जैसे हमें पेन की आवश्यकता है लिखने के लिए तो हमने पेन का आविष्कार कर दिया। ठीक है, तो ये मैन मेड रिसोर्स। ओके, तो इसी प्रकार मैन मेड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं आपके। जैसे पेपर हो गया, पेपर आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है जब आपको नोटबुक बनानी है या बुक्स बनानी है, मैगजीन बनानी है, न्यूज़पेपर बनाने हैं, कुछ भी आपको पेपर से बनी हुई चीज अगर बनानी है तो वहां पर कागज का उपयोग, पेपर का उपयोग आप करेंगे तो वो रिसोर्स हो गया आपके लिए। पर वो कैसा रिसोर्स है? वो आपका नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ओके, वहीं पर जब हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्स को दो तरह से क्या किया जाएगा, फिर वर्गीकृत किया जाएगा, एक इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या कहता है कि जो कभी समाप्त नहीं होगा, जिसका क्या असीमित भंडार है। क्लियर है? या ये क्या हो जाते हैं? रिवर्सिबल हो जाते हैं, वापस हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पानी हो गया, पानी का क्या होता है? पानी का चक्र, जल चक्र आपने पढ़ा है, वो चलता रहता है। एक बार पानी गिरा फिर वो क्या हो गया, बारिश से पानी आया ना, गिरा नदी में, गिरा नदी से समुद्र में गया, समुद्र में फिर क्या हो गया, इवेपोरेट होके वाष्पीकृत होके ऊपर उठ गया, ऊपर वहां बादलों के रूप में संघनित हो गया, संघनित होकर के फिर पानी की बूंदे बन गई, फिर क्या हुआ, फिर से नीचे गिर गया जब बारिश हुई। तो इस प्रकार से क्या हम क्या कहते हैं, एक बार कोई नदी थी वो पूरी बहुत ज्यादा गर्मी हुई उसके कारण वो नदी सूख गई, लेकिन सूख करके पानी कहाँ चला गया आपका? बादलों में चला गया ऊपर। कहीं ना कहीं तो हमारे पूरे यूनिवर्स में उसकी मात्रा बनी हुई है, बैलेंस हो रहा है ना। ये नहीं हो रहा है कि पानी समाप्त ही हो गया है पूरा, वो सूख चुका है, लेकिन कहीं तो वो फिर ग्लेशियर्स में चला गया होगा, कहीं और बर्फबारी हो गई होगी, कहीं और बारिश हो गई होगी, कहीं और पानी गिर गया। क्लियर है? अगले साल फिर बारिश होगी, जो नदी सूख गई थी वो फिर से भर जाएगी।
इस प्रकार से ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे, पर ये कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल। तो वाटर हमारा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स में आता है। वहीं पर हम किसकी बात करते हैं, वहां पर हम फिर सनलाइट की बात करें, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि उसका भंडार कैसा है, असीमित है। ऐसा नहीं है कि सनलाइट आ रही है, वो तो कंटिन्यूअसली आए जा रही है, ठीक है। बस क्या होता है, पृथ्वी घूम रही है, उस वजह से दिन रात हो रहे हैं। सूर्य कहीं डूबता या निकलता नहीं है, वो तो एग्जैक्ट पोजीशन पे है अपनी। पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या कर रही है, घूम रही है, अपने एक्सिस पर घूम रही है, और साथ साथ उसके चारों ओर भी घूम रही है सन के। इस वजह से क्या हो रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, ठीक है, जब वो अपनी एक्सिस पर घूम रही है। और जब क्या होता है, आपका सनलाइट आती है, तो उस पे हम ये नहीं कहते कि एक दिन सनलाइट नहीं आएगी, समाप्त हो जाएगी। तो वो कैसा है, इनएग्जॉस्टिबल है। क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली आए जा रही है, बहुत ज्यादा मात्रा है वहां पर ऊर्जा। ओके, तो ये इनएग्जॉस्टिबल हो गया। लेकिन एग्जॉस्टिबल क्या है, जहां हम खनिज की बात कर रहे हैं कि ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है आपका। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहता है कि इनकी मात्रा सीमित है, यानी कि सीमित है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम इनका उपयोग करते रहेंगे, इनका दोहन करेंगे, तो इनकी मात्रा समाप्त हो जाएगी यूनिवर्स में। तो मिनरल्स उसी में आता है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि खनिज एक दिन अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में इनका उपयोग करें तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे हम किसके लिए बोलते हैं, कोयले के लिए कहते हैं, कोल के लिए कहते हैं, पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनका उपयोग कम करने को क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उनके सीमित भंडार हैं, वो कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल है नेचर, ओके। इस वजह से उनका उपयोग कम करने के लिए कहा जाता है, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका, पेट्रोलियम इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास। पेट्रोलियम जो होता है आपका, ठीक है, वो कौन सी क्लास में आपके आता है, किस कैटेगरी में आप उसको रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, क्या वो कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, कार्बोजन से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या अल्कोहल होते हैं। तो आपको पता है कि पेट्रोलियम जब आप पढ़ते हैं, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, और इन्हीं हाइड्रोकार्बन से आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट बने होते हैं। जैसे मीथेन हो गया, जब आप एलपीजी को पढ़ते हैं तो वो किस में आता है आपका, उसमें ब्यूटेन मेन कॉन्स्टिट्यूट आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट अ कोल प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा एक कोल प्रोडक्ट नहीं है, यानी कोल से बना हुआ एक उत्पाद नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, कोल तार, कोल गैस, लाइम। तो आपको पता है कोल तार, कोल गैस, इन सब में कोल पाया जाता है। ये कोल के ही टाइप्स होते हैं। जब आप पढ़ते हैं कोल के बारे में, जब आपने चैप्टर में पढ़ा था, तो वहां पर ये सारे प्रोडक्ट आए थे, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैस में अलग, ठीक है। तो इनमें से लाइम आपका कोल का प्रोडक्ट नहीं होता है। क्लियर है, कोल तार, कोल गैस, और थर्ड क्या होता है इसका पार्ट, कोक, ठीक है। कोल गैस गैसियस स्टेट में जब आपको कोल मिलेगा, कोल गैस आपका क्या है, गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में जब कोल आपको मिलेगा, ठीक है। और कोल तार की बात करेंगे तो कोल तार क्या है, जब लिक्विड, द्रव अवस्था में आपको क्या मिलेगा, कोल देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, कोक। कोक क्या है, जब सॉलिड स्टेट में आपको कोल को पढ़ते हो, यानी ठोस अवस्था। क्लियर, तो यानी लाइम यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया गया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोल तार का प्रोडक्ट इनमें से कौन सा नहीं है, तो लाइम कोल तार का प्रोडक्ट नहीं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोकेमिकल। इनमें से कौन सा एक पेट्रोकेमिकल है। ऑप्शन है आपके पास, अमोनिया, कोक, एसीटोन और पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो पेट्रोलियम, जो आप पेट्रोकेमिकल्स की बात करते हैं, अमोनिया नाइट्रोजन का प्रोडक्ट है, कोक को आप कहाँ पढ़ते हैं, कोल में पढ़ते हैं, ओके। एसीटोन की बात करेंगे तो ये एक कीटोन होता है। वहीं पर पैराफिन वैक्स क्या है, एक पेट्रोकेमिकल होता है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्या आता है आपका, पैराफिन वैक्स आता है। क्लियर है, चलिए नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास, कार्बनाइजेशन, डिस्टिलेशन, कोल गैस और नेचुरल गैस, ठीक है। चार ऑप्शन से, ए कार्बनाइजेशन कह रहा है, दूसरा बी कह रहा है डिस्टिलेशन, सी
कोल गैस और डी है आपका नेचुरल गैस। तो डेड वेजिटेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि बहुत हजारों लाखों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि लाखों वर्षों पूर्व जब धरती पर कोई तो कुछ तो ऐसा हुआ जिसके कारण से जितनी भी वेजिटेशन थी वहां पर वो क्या हो गई, किन्हीं कारणों से मर गई या समाप्त हो गई। जैसे पेड़ पौधे रहे होंगे, जीव जंतु रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो भी वेजिटेशन थी, सपोज ये थी, यहाँ पर अर्थ की लेयर है, ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ पर कुछ तो वेजिटेशन रही होगी, एनिमल्स रहे होंगे, कुछ भी रहा होगा, ठीक है। और किन्हीं कारणों से ये समाप्त हो गई, ये वेजिटेशन समाप्त हो गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके ऊपर अलग अलग लेयर्स बनती चली गई। इसके ऊपर मिट्टी आई होगी, पत्थर आए होंगे, कुछ भी आए होंगे, ठीक है। तो लेयर्स बनती चली गई इस प्रकार, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, जब भी हम लाइफ की बात करते हैं, किसी भी चीज की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमारे आसपास लगा लो या पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो क्या है, कार्बन कंटेंट से बने हुए हैं, ठीक है। कार्बन उनमें पाया जा रहा है, चाहे हमारी बॉडी हो गई या कोई भी चीज हो गया, सब में क्या है, कार्बन। ओके, तो इनमें भी क्या है, इन सब में कार्बन है। और क्या होता है, जब इनके ऊपर लेयर बनती चली गई इस प्रकार, तो हम यहाँ हैं अब, जहां पर अब पेड़ भी हैं, हमारे घर हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मतलब ये अर्थ की सरफेस है अब, और ये अर्थ की सरफेस से इतने नीचे आ गए, बहुत कई हजार फीट की गहराई पर, जो बहुत लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे जीव जंतु मरे थे उनके ऊपर मिट्टी, पानी, कई लेयर इस प्रकार बनती चली गई, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत हाई टेम्परेचर, यानी बहुत उच्च तापमान, बहुत ज्यादा गर्मी होगी वहां पर, और क्या होगा, हाई ही प्रेशर होगा, उच्च दबाव भी महसूस करेंगे, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इनका क्या होगा, अपघटन होगा, धीरे धीरे इनका अपघटन होता जाता है। और अपघटन के बाद क्या होगा, ये सड़ गल करके फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, जीवाश्म में, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर इनका अपघटन रुक जाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, ओके। जब अपघटन रुक जाता है तो उसी को फॉसिल्स कहते हैं। अब इस फॉसिल से किसका निर्माण होगा, फ्यूल का निर्माण होगा, जिसे कि क्या कहा जाएगा, ईंधन। तो उसको फिर क्या कहा जाएगा, क्योंकि फॉसिल्स से फ्यूल बना है तो फॉसिल फ्यूल उसको नाम दिया जाएगा, यानी जीवाश्म ईंधन। उस जीवाश्म ईंधन में ये कार्बन कंटेंट पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से इन सभी पेड़ पौधों जीव जंतुओं में क्या था, कार्बन था। और बाद में जब क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल बना, तो उसमें मुख्य रूप से क्या पाया गया, कार्बन पाया गया, कि कोल होता है, पेट्रोलियम, इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन है उसमें। तो कार्बन के बनने की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, अंत में भी कार्बन ही पाया जा रहा है। इसीलिए जब डेड वेजिटेशन, यानी मरे हुए जो भी आपके पेड़ पौधे जीव जंतु थे, उनसे कोल का निर्माण हुआ, इस प्रकार यहाँ क्या बन जाता है, कोल बन जाता है। लास्ट में जो फॉसिल फ्यूल है कोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कोल वेजिटेशन से, जो यहाँ ये वेजिटेशन थी, इससे इस कोल के निर्माण को क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि वहां पर मेनली क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम कोल की बात करते हैं ना, तो कोल में मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन ही वो होता है, ओके, क्लियर है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी को कहाँ पढ़ रहे थे आप, जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो एलपीजी वहां पर यूज होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, ए है लाइट पेट्रोलियम गैस, बी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी है लॉन्ग पाइप ऑफ गैस, और डी है लॉन्ग पेट्रोलियम गैस। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो कि क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम गैस को बहुत ज्यादा मात्रा में संपीड़ित करके रखा जाता है हाई प्रेशर पे, तो वो आपको कैसा लगता है, यानी द्रवीकरण कर दिया गया, उसको द्रव के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो क्या गैस है।
और जब गैस को हाई प्रेशर पे रखेंगे, उच्च दाब देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, आपका द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जब आप एलपीजी के सिलेंडर्स को कभी हिलाकर देखेंगे तो क्या लगता है कि जैसे उसमें द्रव, कोई लिक्विड भरा है, पानी जैसा कुछ लगता है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली होती क्या है, वो गैस होती है, लेकिन चूंकि वो सिलेंडर में बहुत ज्यादा प्रेशर पे रखी गई है, इस वजह से गैस किसमें बदल गई है, वहां पर द्रव के रूप में बदल गई है। और जैसे ही आप रेगुलेटर ऑन करते हैं सिलेंडर का, तो उससे फिर बाहर, जैसे ही उससे प्रेशर रिलीज होता है, तो दोबारा गैस बाहर आती है। क्लियर? तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7th है आपका, अ नेचुरल गैस स्टोर अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड। एक प्राकृतिक गैस को, जब फॉसिल फ्यूल को पढ़ रहे थे, किस किस रूप में पढ़ा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। ठीक है, तो ये नेचुरल गैस के बारे में पूछा जा रहा है। नेचुरल गैस जो कि जिसको स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, उच्च दबाव के नीचे जिसको रखा जाता है, या उच्च दबाव पर जो प्राकृतिक गैस पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, तो सीएनजी, एलपीजी, केएलजी और पीएनपी। तो सीएनजी यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या है, नेचुरल गैस है एक, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सीएनजी के कारण बहुत कम क्या होता है, पोल्यूशन होता है। इसीलिए अब ज्यादातर जो भी आपकी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, व्हीकल को चलाने के लिए सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, ताकि प्रदूषण को क्या किया जाए, नियंत्रित करा जाए। ओके, नोट करिए क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपयोग में आता है जब रोड सरफेसिंग की जाती है, यानी रोड्स बनाई जाती हैं, उस टाइम पर किस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और ब्यूटुमिनस। तो किसका प्रयोग किया जाता है, डी, बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट्स obtained by the process of destructive distillation are। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास कोक, कोल तार, कोल गैस। बी है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। सी है पैराफिन वैक्स और बिटुमिन। डी है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, आपका ए ऑप्शन सही है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या बनता है, कोक बनता है, कोल तार बनता है एंड कोल गैस बनता है। ओके, द माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर सी इज टर्म्ड एज। समुद्र के नीचे जब क्या किया जाता है, माइनिंग की जाती है, ठीक है, किसके लिए, ऑयल के लिए। ऑयल को प्राप्त करना है सी के समुद्र तल के नीचे, समुद्र से जो सतह है उसकी नीचे की, ठीक है, उसके नीचे कहाँ पाया जाता है, ऑयल। जब हम पेट्रोलियम की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा कि समुद्र तल से बहुत नीचे कुछ हजार फीट की गहराई पर आपको क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, और उससे ऊपर आपको क्या मिलेगी, नेचुरल गैस मिलेगी। ये हमने कहा था। तो हमें पेट्रोलियम को यानी ऑयल को निकालने के लिए अगर क्या करनी है, माइनिंग करनी है, तो उसको किस टर्म के रूप में हम पढ़ते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। ए है डिस्टिलेशन, बी है कार्बनाइजेशन, सी है शोर माइनिंग और डी है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को आप कहाँ पढ़ते हैं, आसवन को, जब प्रभावजी आसवन आपने पढ़ा था, ठीक है, पृथक्करण की विधियों में। कार्बनाइजेशन, कोल बनने की फॉर्मेशन को कार्बनाइजेशन कहा जाता है, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अभी आपने कोल तार, कोल गैस के रूप में पढ़ा। तो क्या रह गया, शोर माइनिंग। तो जो माइनिंग होती है समुद्र से नीचे से अगर ऑयल को निकालना है तो उस माइनिंग को क्या कहा जाता है, आपका शोर माइनिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट। ओके, नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी गैस। तो एलपीजी कहाँ आता है, आपका पेट्रोलियम में आता है। किस में आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आता है। और पेट्रोलियम का मेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या पढ़ा था हमने, हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। तो होगा तो ये कोई हाइड्रोकार्बन ही होगा। ओके, ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन और प्रोपेन। तो आपको पता है ब्यूटेन क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन। ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला
C4H10, ठीक है। 4 कार्बन रहते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इस प्रकार से, और इनमें 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। किस प्रकार? आपको सबको 4-4 बॉन्ड बनाने हैं। सारे कार्बन 4-4 बंद, ये 4 डैश से जुड़े होंगे। ये कार्बन के बगल 4, इस कार्बन के अगल बगल भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, ठीक है। और सब जगह जोड़ दो हाइड्रोजन, जो भी खुली जगह दिख रही है ये। तो इस प्रकार इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्यूटेन। ये स्ट्रक्चर होता है ब्यूटेन, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताना है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी दूसरी तरीके से पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास ब्यूटेन, एंथ्रासाइड, बिटुमिन एंड हाइड्रोकार्बन। तो ये इसका आंसर वहां पर बिटुमिनस था, यहाँ पर क्या है? बिटुमिन। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिटुमिन। तो पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है बिटुमिन, जिससे कि क्या किया जाता है? रोड सरफेसिंग में जो क्या करता है? मदद करता है, या इसकी मदद से रोड सरफेसिंग की जाती है। क्लियर है? तो बच्चे जिस प्रकार आपने कोल की फॉर्मेशन देखी कार्बनाइजेशन में, कि वहां पर जितने भी आपके जीव थे, ठीक है, जो अर्थ की सरफेस पे कुछ लाखों साल पहले पाए जा रहे थे, किन्हीं कारणों से वो मर गए। धीरे धीरे वो धरती पर ऐसे ही गिर गए होंगे मरने के बाद। फिर उनके ऊपर कोई तो मिट्टी की परत, पानी, बारिश हुई होगी, कोई और अन्य जीव मरे होंगे, उनके ऊपर गिरते चले गए, फिर लेयर्स बनती चली गई, फिर वहां सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो जाता है, ऐसे आप पढ़ते हैं, फिर वहां पर कोयले का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं, तो पेट्रोलियम का निर्माण हमने किस प्रकार देखा था कि समुद्र के नीचे, समुद्र के अंदर भी अपना एक जीवन है, जिसको समुद्री जीवन कहते हैं या जलीय जीवन कहते हैं, एक्वाटिक लाइफ। ओके, तो उस एक्वाटिक लाइफ में भी, वहां पर भी जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद मरते ही हैं, और मरने के बाद कहाँ गिर जाएंगे? समुद्र तल की सतह पर गिर जाएंगे, नीचे। जहाँ, और नीचे क्या है? समुद्र में अगर गहराई में जाओगे तो नीचे मिट्टी वाला ही तो पार्ट है, जिसको आप सतह कह रहे हैं, नीचे। तो वहां गिर जाएंगे। धीरे धीरे वहां और लेयर्स आती चली जाएंगी, और उनके ऊपर लेयर बनती चली जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा फिर? इससे फिर कई लाख साल जब इसका अपघटन वगैरह ये सारी प्रोसेस चलती रहती है, वहां पर भी हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा। इसके बाद किसका निर्माण होगा? वहां पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का निर्माण होगा। और उनको निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा कि माइनिंग की जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। लीस्ट पॉल्यूटिंग का मतलब क्या है? जो सबसे कम प्रदूषण जिसके द्वारा होगा, ठीक है। तो सबसे कम प्रदूषण किसके द्वारा होता है? नेचुरल गैस के द्वारा। और नेचुरल गैस क्योंकि लीस्ट पॉल्यूटेंट होती है, लीस्ट पॉल्यूटिंग होती है, इसीलिए नेचुरल गैस में हमने किसको पढ़ा? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को पढ़ा। और वही CNG का प्रयोग ही किस में किया जा रहा है? व्हीकल्स को चलाने में किया जाता है। इसीलिए गाड़ियों में जो ग्रीन कलर का लिखा रहता है CNG, तो वो CNG क्या होती है? लीस्ट पॉल्यूटिंग, यानी उससे कोई भी हानिकारक गैस नहीं निकलती है, जो कि हमारे वातावरण को या पर्यावरण को किसी भी प्रकार से दूषित करे। क्लियर? तो CNG क्या होगी? लीस्ट पॉल्यूटिंग हो गई। ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऑप्शंस में क्या क्या है? कोक, केरोसिन, डीजल, CNG। तो कोक आपको पता है, जब कोक जलेगा तो उससे भी आपका कार्बन के बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो कि कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं, और साथ ही प्रदूषक होते हैं, ठीक है। केरोसिन में भी सेम होता है, मिट्टी का तेल, वो जलता है तो वो भी प्रदूषण करता है। डीजल में भी यही होता है, डीजल भी बहुत प्रदूषण करता है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, CNG। क्लियर? नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द। पेट्रोलियम पाया जाता है अंडर द, किसके नीचे? सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे, वाटर के नीचे, सैंड के नीचे, या कोक के नीचे, ठीक है। तो वाटर सी लेवल के नीचे तो मिलता ही है, लेकिन उसके नीचे भी लेयर्स होती है, सतह होती है, और उन सतह के नीचे कहाँ? सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे, वहां उनके नीचे क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नेचुरल गैस हैज नॉट बीन फॉर्म्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सी जगह पर आपका नेचुरल गैस नहीं बनती है? तो त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई और दिल्ली। ओके, तो ऑप्शन है आपका डी,
डेली। ओके, नोट करेंगे जल्दी से इसे। तो बच्चे इस चैप्टर में मेन क्या क्या है? मेन है कोल। कोल किससे बना है? कार्बन से। कोल में क्या पाया जा रहा है? कार्बन पाया जा रहा है। और जब हमने क्या कहा, डेड वेजिटेशन से, जो भी आपकी मृत जितनी भी वहां पर वनस्पति है या जीव जंतु है, उनसे जब कोल को बनाया जाएगा तो उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया कार्बोनाइजेशन। कुछ कुछ टर्म मेन होती है, ठीक है। और क्या पढ़ा आपने इसमें? पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन से, जिनमें कि मेनली मीथेन आपने देखा है, ठीक है। और जब इसी में एलपीजी की बात करेंगे तो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? ब्यूटेन होगा। क्लियर? पेट्रोलियम के बहुत अलग अलग उत्पाद आपने पढ़े हैं। पेट्रोलियम में क्या आता है? पेट्रोल आता है, केरोसिन आता है, डीजल आती है, ओके, और पैराफिन वैक्स आती है, एलपीजी इसी में आती है। और तीसरा, एक तो कोल हो गया, दूसरा पेट्रोलियम हो गया, तीसरा क्या होता है? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जिसे आप कहते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं आप? इसमें सीएनजी को पढ़ते हैं। तो ये तीनों किस कैटेगरी में आती हैं आपकी? ये आती हैं फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी, यानी जीवाश्मीय ईंधन। क्लियर है? तो इतना होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में। जो जो मेन है तो वो आपको पढ़ना है अच्छे से। और कार्बनाइजेशन जैसे प्रोसेस होती क्या है, आपका पेट्रोलियम के बारे में पूछ लेंगे, कोल पेट्रोलियम में बेसिक डिफरेंस पूछ लेंगे, पेट्रोलियम नेचुरल गैस में बेसिक डिफरेंस पूछ लेंगे, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं वो पूछ लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अच्छे से करवा दिए थे पहले चैप्टर में। तो होपफुली आज के सेशन में भी आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से ये क्वेश्चन नोट करेंगे, ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में चैप्टर 5 के जितने भी एमसीक्यूज हमने किए हैं यहाँ पर, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपके पेपर में, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर लें, ओके। यहाँ तक आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहना है, रिवाइज करने हैं सारे चैप्टर जितने अभी तक कराए गए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।